हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार से फिर से आप लोगों का इस YouTube चैनल पे स्वागत। लक्ष्य 360 डिग्री पे हम लोगों ने यहाँ पर एनसीईआरटी की जो सीरीज शुरू की है भूगोल की क्लास 6 से, इसमें हम जो पढ़ रहे हैं वो सारांश रूप में पढ़ रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। और आज हमारा लेक्चर 2 है इसका, यानी इसका जो पार्ट सेकंड है वो है। और पार्ट का नाम इसमें है ग्लोब। जो हम लोगों ने अक्सर देखा है जब हम भूगोल पढ़ते हैं या किताबों में देखा है, ग्लोब का चित्र देखा है, या जो है ऑफिसों में हमने ये चित्र देखा हुआ, ये चित्र ने ये ग्लोब देखा हुआ। और साथ में हम जो है अक्षांश जो रेखाएं हैं और देशांतर रेखाएं हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। और एक ग्लोब पे ही जो खींची रहती है अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, जब आप ग्लोब को इस प्रकार से देखते हैं तो इसमें इस प्रकार की रेखाएं भी रहती है, तो उनका आज हम अध्ययन करेंगे। इसमें जो हमारी जो एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, इसमें हम कक्षा 6 से 12 तक एनसीईआरटी की संपूर्ण जानकारी सारांश रूप में देंगे। जो परीक्षाओं के जो जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं, चाहे आपकी लोक सेवा आयोग की परीक्षा है, जो प्रवक्ता की परीक्षा है, या जितनी भी लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होती है, राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं, या चाहे आपकी समूह गा की परीक्षाएं हैं, पटवारी पुलिस, जो भी परीक्षाएं जहां पर भी इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और शास्त्र से प्रश्न बनते हैं, और इनसे जो है प्रश्न तो इनके बिना तो पेपर बनते ही नहीं है, तो उससे संबंधित जो परीक्षा के लिए उपयोगी होगा वो इसमें हम ला रहे हैं। इसमें जो है पाठ्य वस्तु रहेगी, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और शास्त्र, और इसमें कुछ जो है पुराने वीडियो भी वो पढ़ रखे हैं, पहले की वीडियो मैंने डाल रखे हैं। इतिहास हमने 6 से 8 तक कंप्लीट कर रखी है। 9th-10th की ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, उसमें जो है सिर्फ कक्षा 10 के 2 टॉपिक छोड़ रखे हैं, वो उनको भी डाल दूंगा, वो वैसे हल्के टॉपिक है। तो ये जो है जो हम अध्ययन करेंगे, तो इसमें ये होगा कंसेप्ट बेस पे, कि हम लोगों के कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और हम जो है चीजों को भी याद कर लें, समझ लें। याद करने पे ज्यादा फोकस नहीं होगा, ज्यादा समझने पे ज्यादा फोकस होगा, कि हम चीजों को समझ लें ताकि परीक्षा में हम गलती करने से बचें। तो इस पे ज्यादा रहेगा कि परीक्षा में जो हमारी गलतियां होती है वहां पर गलती ना हो, हम सिर्फ रटे ना बल्कि समझें। कुछ एकदम फैक्ट टू फैक्ट नहीं होंगे, कुछ हम जो है जो एनसीईआरटी क्लास 6 है उसके हिसाब से भी पढ़ेंगे कि उसमें क्या दे रखा है, और फिर जो है उसी से हम जो है आगे समझेंगे कि ये जो सब हो रहा है, जो ग्लोब क्या है, अक्षांश देशांतर क्या है, कैसे इनका क्या महत्व है, इनका कहाँ पर यूज है, तो वो जो है हम वो समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। पहला टॉपिक हमारा कल हो चुका है, जिसने उसमें सौर मंडल में हमारी पृथ्वी, यानी सौर मंडल में हमारी पृथ्वी, सौर मंडल हमने पूरा अध्ययन किया है। उसमें चंद्रमा, उसमें जो है सभी ग्रहों के बारे में हमने अध्ययन किया और पृथ्वी के बारे में अध्ययन किया है। तो जिसने वो जो है वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी वो देखे, और उससे एक सीक्वेंस यदि हम चलते हैं तो हमारी समझ में आसानी से आ जाता है। यदि सीक्वेंस से नहीं चलते, कभी हम कहीं कुछ देख रहे, कभी कुछ देख रहे, तो फिर समझ से आसानी से नहीं आता है, और एक तारतम्यता जो है वो नहीं बन पाती है। तो इसलिए जो है एक सीक्वेंस से ही आप देखें, जो हल्की चीजें होती है वो छोटी क्लासों में रखी रहती है, या छोटी क्लासों में जो है सरल से हम कठिन की ओर चलते हैं। जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो सरल चीजें जो है छोटी क्लासों में, उसके बाद जो है जैसे टॉपिक भी आगे बढ़ते जाते हैं वैसे टॉपिक कठिन होते जाते हैं, और क्लासों में जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वो थोड़ा से और एडवांस लेवल का होता जाता है। तो यहाँ पर
हम इसमें देखेंगे कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। जो हमें बचपन से पढ़ाया जाता था कि हमारी पृथ्वी गोल है, हमारी पृथ्वी अंडा जैसे, हमारी पृथ्वी संतरा जैसे, हमारी पृथ्वी कुछ और जो भी जो है इमेजिंग हमसे करवाई जाती थी, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, ध्रुवों पे चपटी है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ध्रुवों से जो है चपटी है और मध्य से ये उभरी हुई है, यानी ये जो इसके ध्रुव है इन ध्रुवों पे थोड़ा सा चपटी है, यहां से जो है एकदम गोल नहीं है। और यहां पे कहा जा रहा है कि जो मध्य वाले हिस्से इसके ये जो है उभरे हुए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है। अब जो ये ग्लोब है ये पृथ्वी का लघु रूप है। प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी का लघु रूप क्या है, ग्लोब है। और यदि प्रतिरूप कहा जाए कि पृथ्वी का प्रतिरूप क्या है, तो ग्लोब है। पृथ्वी का जो है मॉडल क्या है, तो ग्लोब है। किसी प्रकार से भी जो है प्रश्न पूछे, एक वास्तविक प्रतिरूप है ये ग्लोब। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। अब कहा जा रहा है कुछ बड़े ग्लोब होते हैं जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाए जा सकते, कुछ पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब होते हैं तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब भी होते हैं जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाए जा सकते हैं। तो ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे इसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। तो ये हमने देखा है कि ग्लोब जो है, ग्लोब में इसका एक अक्ष होता है और अक्ष का मतलब है कि जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाता है, वो रेखा जिससे जो है उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव से मिलती है, तो उसे अक्ष कहते हैं। और इस अक्ष के सारे जब आपने ग्लोब देखा होगा तो ऐसे जो है एक उसमें लोहे की एक छड़ रहती है और उसके सहारे जो है ये घुमाया जा सकता है। तो कहा जा रहा है कि इसे इसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, तो ग्लोब पर ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। तो जब ग्लोब हम जब भी देखते हैं तो उसमें चाहे कहीं कोई महासागर है, महाद्वीप है, कोई किसी देश की स्थिति क्या है, कहाँ पर है, तो इनको सही आकार में दिखाया जा सकता है। और उसी के लिए जो है उसी का हम जो अध्ययन करेंगे अक्षांश देशांतर रेखाओं का, इससे जो है हम ये समझेंगे कि कैसे इनको सही आकार में दिखा। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। तो ये सुई जो है ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में होती है, ग्लोब है, और ये जो है सुई इस प्रकार से झुकी हुई अवस्था में होती है, यानी इसके बाहर से गोल है, गोल तो ये नहीं बना। तो इस प्रकार से एक सुई होगी जिसपे जो है ये झुकी होगी, ऐसे जो है ये सुई होगी, ऐसे जो है इस पे झुकी होगी, तो इसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वह दो बिंदु जिनसे होकर के सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। अब ये मैंने पहले बता दिया आप लोगों को, जो ये जहां से सुई गुजरती है उत्तर और दक्षिण ध्रुव होगा, तो ऊपर वाला हिस्सा उत्तर हो जाएगा और नीचे वाला जो है हिस्सा जो है दक्षिण हो जाएगा। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है। तो कहा जा रहा है कि इसको जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ऐसे इसको भी घुमाया जा सकता है। तो ध्यान रखना आप लोग कि पृथ्वी जो है जो घूमती है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, ये तो सिर्फ जो है समझाने के लिए है, लेकिन पृथ्वी में ऐसी कोई सुई नहीं है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। ये कहा जा रहा है कि जो उसका अक्ष है, इस अक्ष पे चारों तरफ घूमती है, वो एक काल्पनिक रेखा है।
यानी इसके जो है जो अक्ष है एक काल्पनिक रेखा है, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है जिसे विषुवत वृत्त कहते हैं। अब कहा जा रहा है कि एक और काल्पनिक रेखा है जो क्या करती है, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है और उसे कहा जा रहा है, उसे कहते हैं विषुवत वृत्त। इसे कहा जाता है विषुवत वृत्त। तो इस प्रकार से जब हम जो है दो, ये जो है जो हमारा ये पृथ्वी का जो आकार है या जो ग्लोब है, तो उसमें कहा जा रहा है कि एक काल्पनिक रेखा और है जो क्या करती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। एक ये भी काल्पनिक रेखा है। हमने इसको ठीक जो है बीचों बीच से एक ऐसी रेखा खींची है। ऐसी कोई पृथ्वी में, फिर भी कह रहा हूं, ऐसे कोई पृथ्वी में कोई रेखा खींची नहीं गई है। ये काल्पनिक रेखा है जिसे जो है विषुवत वृत्त कहा जाता है या इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना, इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अब यहां पे कहा जा रहा है कि पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और आधे भाग को जो है कहा जाएगा फिर दक्षिणी गोलार्ध। अब यदि हमने जो है हमने इसको दो हिस्सों में बांट दिया है, तो इसके उत्तर वाला हिस्सा ये होगा उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और इससे जो है दक्षिण वाला हिस्सा हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब है कि गोले का आधा हो गया, दो हिस्से हो गए तो गोलार्ध हो चुका है। तो दक्षिण वाला दक्षिणी गोलार्ध और उत्तर वाला उत्तरी गोलार्ध। दक्षिण वाले भाग को दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है। दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। ये जो है दोनों जो है कहा जा रहा है कि बराबर के जो है आधे भाग होते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये ठीक जो है बीचों बीच से जो रेखा गुजरेगी वो उसे विषुवत वृत्त कहते हैं। तो इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। अब ये कहा जा रहा है कि एक काल्पनिक वृत्त बनाती है और ये ध्यान रखना आप लोग कि ये क्या बना रहे हैं, वृत्त बना रहे हैं। ये एक पूरा वृत्त बना रहे हैं। जो ये रेखाएं हैं, विषुवत रेखाएं हैं, ये पूरा एक वृत्त बना रहे हैं। जैसे आप लोगों के यहां पे दिखाई दे रहा है, ये पूरा एक सर्कल बना रहे हैं। इस प्रकार ये पूरा एक सर्कल बना रहे हैं। इस प्रकार ये पूरा एक सर्कल बना रहे हैं। यहां पीछे से फिर यूं घूम के आ जाए। इस प्रकार ये पूरा एक सर्कल बना रहे हैं। तो एक काल्पनिक वृत्त बना रहे हैं और एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। अब पृथ्वी के कौन से स्थान कहां पर पड़ रहा है उसे हम जो है डिग्री के माध्यम से समझते हैं कि किस डिग्री पे कौन सा स्थान पड़ रहा है। और थोड़ा सा जो है समझने की कोशिश करते हैं। चलो इसी से समझ लेते हैं। इनको कहा जा रहा है कि ये क्या करते हैं, एक जो है सर्कल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे एक सर्कल बन गया, ये सर्कल बन गया, ये जो है एक वृत्त, इस प्रकार से ये वृत्त बनते हैं और बीचों बीच से विषुवत वृत्त गुजरता है। बीचों बीच से विषुवत वृत्त है और इसके जो है जो दो गोलार्ध में बांट दिया हमने, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो जो ये विषुवत रेखाएं हैं, अब अन्य रेखाओं के विषुवत वृत्त बन गए, अन्य को इनको विषुवत रेखाएं कहेंगे। तो विषुवत रेखाएं कैसी होगी कि ये जो है
प्रत्येक 1 डिग्री पे, इसको हमने डिग्री में बांट दिया, प्रत्येक 1 डिग्री पे एक विषुवत जो है रेखा होगी। जैसे यहाँ पे 20 डिग्री उत्तरी ध्रुव उत्तरी विषुवत रेखा और 20 डिग्री जो है दक्षिणी विषुवत रेखा। तो यहां पर यहां ये 0 डिग्री जो विषुवत वृत्त है, जो विषुवत वृत्त बना रही है, इसी प्रकार से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके जो विषुवत रेखाएं हैं ये यहाँ पे जाएगी 90 डिग्री तक, 90 डिग्री तक जाएगी। लास्ट है जो है जैसे यहाँ पे दिखाया गया 80 और लास्ट जो ये जाएगी यहाँ पर जाएगी 90 डिग्री तक, 90 डिग्री उत्तर तक और 90 डिग्री ऐसे यहां से भी जाएगी 90 डिग्री तक दक्षिण में। तो इन रेखाओं को जो है कहा जाता है, ये जो रेखाएं हैं 1 डिग्री 2 3 4 5 इस प्रकार से, इनको कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। ये हो गए अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। और ये जो अक्षांश रेखाएं हैं 90 यहां तक है और 90 इधर है, और हमने बहुत सारे अक्षांश रेखाएं यहाँ पे 90 है, 90 यदि ऊपर देखें 90 इधर देखें 180 देखें, तो सारी अक्षांश रेखाएं तो हमें पढ़नी नहीं है। हमें कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं पढ़नी है जो हमारे जो है काम की है, या जिससे हम कुछ समझे कि इन अक्षांश रेखाओं का क्या मतलब है। तो जो यहां से 1-1 डिग्री, अब प्रश्न ये बन सकता है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच में कितना अंतर होता है। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच में 1 डिग्री का अंतर होता है, 1 डिग्री का अंतर। तो हमें पता लग गया कि यहाँ पे जो है 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस प्रकार से 90 डिग्री है। और यदि ऐसे भी जो है दूरी के हिसाब से पूछा जाए कि कितने किलोमीटर का अंतर है, तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच में जो है 111.2 किलोमीटर का डिफरेंस है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच में। अब हमें दो अक्षांश रेखाओं के बीच में यदि दूरी का पता करना है तो हम सीधे इसको 111 किलोमीटर ही कह देते हैं, 0.2 कह करके सीधे इसको जो है 111 किलोमीटर कह देते हैं। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो है हमें दूरी पता लग गई। अब हमें पता है कि एक व्यक्ति जो है उत्तरी अक्षांश पे, एक व्यक्ति जो है 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है, और वो व्यक्ति कह रहा है कि जो है मेरी स्थिति बताओ कि मैं 0 डिग्री से कितनी दूरी पे हूं, और मैं जो है 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से कितनी दूरी पे हूं। तो हमें ये पता होगा कि 40 डिग्री पे जो है उत्तरी अक्षांश पे, तो 0 डिग्री से हमें जो है इसका क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, 111 इंटू 40 हो जाएगा, और उसका जो है पूरा निकल जाएगा इतनी दूरी पे। या हमें पता लगेगा कि 0 डिग्री से जो है 40 डिग्री अक्षांश पे है, यानी 40 डिग्री का डिफरेंस है इसका। और यहां से भी हम प्लस जो है इसमें 20 और जोड़ देंगे, तो यहां पर जो है यहां से यदि ये दूरी पूछते तो ये वो निकल जाएगा। तो इससे हमें क्या पता लगे कि एक तो इससे जो है स्थान का पता लगे कि ये किस स्थान पे है, ये इसकी दूरी क्या है, किस दूरी पे है, या कहां पर इसकी लोकेशन है। एक तो हमें लोकेशन का पता लगा है, एक हमें इससे क्या पता लगेगा, इससे हमें जो ताप जोन है, ताप कटिबंध है, और दूसरा जो दाब कटिबंध है, एक इन रेखाओं के माध्यम से उनका पता लगता है कि ताप कटिबंध और दाब कटिबंध के बारे में हम जानते हैं। तो ताप कटिबंध जैसे हमने कुछ रेखाओं के बारे में पढ़ा हुआ है कि 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री जो है दक्षिणी अक्षांश और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो जिनको जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, तो जो है हमें पता है कि उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा है और दक्षिण अक्षांश में मकर रेखा है। तो इस प्रकार से हमें इनका भी जो है कुछ जो है जानकारी मिलती है। तो ये हम अभी जो है इसमें जैसे जैसे हम अध्ययन करेंगे उनके बारे में हम जो है जानेंगे, क्योंकि हमारे इसमें भी आएगा कि
लेकिन थोड़ा सा जो है मैं यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं उन पे थोड़ा सा वो बताता हूँ। और ये जो है जो हमारी ये पृथ्वी है, तो एक कैसे हो जो है चक्कर लगा रही पूरब से पश्चिम की तरफ रोटेट कर रही है। तो ये हमने क्या कर दिया है कि जो ये रेखाएं हैं ये इधर से यदि हमने ऐसे में दो हिस्से में बांट दिया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो यहां पर जो है एक तो हमें इससे जो ऋतु परिवर्तन है इसके बारे में इन रेखाओं का, मैं तो ऋतु परिवर्तन के बारे में ऋतु के बारे में जानने के लिए हमें जो है इनका जो है अध्ययन करते हैं। और दूसरी बात है कि जो हमने देखा कि यहां से 0 डिग्री से 1 2 3 4 5 6 90 तक, और यहाँ जो है 90 तक दक्षिणी अक्षांश तक, तो दक्षिणी तक जो है और उत्तर तक, तो 90 डिग्री तक। तो ये टोटल रेखाएं हैं कितनी, यहाँ पर 90 डिग्री तक कितनी है, तो 90 डिग्री तक कितनी है, तो यहाँ पर जो है हमारी क्या हो जाएगी कि 90 उत्तर में और 90 हो जाएगी दक्षिण में, 90 हो गई दक्षिण में। नब्बे और 90 हो गए 180, और प्लस एक जो है विषुववृत्त जो भूमध्य रेखा है एक ही हो जाएगी, तो प्लस एक और हो जाएगी 181। 181 तो टोटल जो है जो टोटल रेखाएं हैं अक्षांश रेखाएं वो 181 है। और यदि हम ये देखें कि जो टोटल वृत्त बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, तो वृत्त बन रहे तो जो उत्तरी ध्रुव है उसमें जो है यहां पर 90 डिग्री पे मात्र एक बिंदु है, एक पॉइंट है, और दक्षिण में भी वो एक पॉइंट है, तो वो एक पूरा सर्कल नहीं बना रहे हैं, वहां से एक सर्कल पूरा नहीं बन रहा है। तो क्या हो जाएगा कि यहां पर 2 कम हो जाएंगे, तो 90 और 90 जो है 180 प्लस यहां पे जो है ऊपर की तरफ 90 में से एक कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 89 प्लस इधर के लिए भी जो है दक्षिण के लिए भी 89 हो जाएंगे, और प्लस जो है एक यहाँ पे है जो विषुववृत्त है भूमध्य रेखा है, तो 9 दूनी 18 8 दूनी 16 और 1 17 178, और प्लस जो है एक जो विषुववृत्त है प्लस एक ये हो जाएगा यानी 189। तो टोटल कितने विषुववृत्त जो ये अक्षांश रेखाएं इनसे कितने सर्कल बन रहे हैं, तो कितने जो है वृत्त बन रहे हैं, तो ये वृत्त बन रहे हैं 189। और टोटल रेखाएं कितनी जो है टोटल जो है रेखाएं हैं कितने अक्षांश है, तो टोटल अक्षांश है 181, और कितने वृत्त बन रहे कितने सर्कल बन रहे हैं, तो ये बन रहे 189। इस बात का आप ध्यान रखना। अब इसमें जो है हम पीछे जाते हैं, वहीं से जो है चीजों को समझते हैं। विषुववृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है। तो आप लोग ध्यान रखना कि जो विषुववृत्त है, जो विषुववृत्त जो ठीक बीचों बीच से था, वो कहा जा रहा है कि शून्य अक्षांश को दर्शाता है, क्योंकि विषुववृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश यानी 1/4 यानी 90। तो कहा जा रहा है कि ध्रुवों के बीच दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, और 1/4 मतलब पूरा यदि हम देखें तो पूरा ये जो है कितना बन जाएगा 360 बन जाएगा, जो पूरा जो है ग्लोब होता है, लेकिन उसका कहा जा रहा है कि ये जो है 1/4 है, और 1/4 मतलब 360 अंश का यानी 1/4 यानी 90 अंश।
तो एक जो है विषुवत जो हमारा बन जाएगा, एक गोलार्ध बन जाएगा, वो बनेगा 90 डिग्री का, और दूसरी तरफ जो है फिर 90 और 90 फिर 180 हो जाएंगे। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। अब ये किस प्रकार से इस प्रकार के हमने जो है किया है, किस प्रकार से इसको अंश में बांटे, किस प्रकार इसको डिग्री में बांटा है। तो जब हम जो है हमारे पास मान के यहाँ पर कोई ऐसा वो नहीं, गोल वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है जैसे संतरा इत्यादि कुछ होता, तो ये एक जो है कोई वस्तु है, कोई जो है ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी है तो इसको हमने क्या किया है कि इसको दो हिस्सों में बांटा है, काट जो है दिखाने समझाने के लिए, ऐसा तो कोई ऐसा वो है नहीं, लेकिन इसको क्या किया है कि ठीक यूं बीचों बीच से इसको काटा है, यूं दो हिस्से कर दिए हैं। तो दो हिस्से करेंगे तो दो हिस्से के जो है हमें जब भी हम जो है कोण बनाते हैं तो कोण बनाने के लिए हमारे पास जो है चांदा होता था, और चांदे पे जो है जो चांदा होता था वो इस प्रकार से होता था, ऐसा जो है चांदा होता था। तो इसमें जो है रहता था 1 डिग्री 2 डिग्री, तो यहाँ से जो है इसका एक ये पॉइंट होता था, और इस पॉइंट से हम वो दिखाते थे। तो इधर के लिए जो है 90 डिग्री इधर के लिए, 90 डिग्री इधर के लिए, यानी ये जो है टोटल हो जाता था 180 डिग्री। तो इसको जो है जब हम यहाँ पर रखेंगे, जब हमने उसको दो हिस्से में बांट दिया और यहाँ से जब इसको मापेंगे तो 90 डिग्री जो है हमारा क्या हो जाएगा, इधर के लिए हो जाएगा, और 90 डिग्री जो है हमारा जो है ये इस साइड के लिए हो जाएगा। तो एक जो है ये बन जाएगा 90 डिग्री ऊपर, 90 डिग्री इधर के लिए। अब इसमें एक एक जो है डिग्री पे हम ऐसा वो मारते जाएंगे, ऐसे रेखाएं खींचते जाएंगे, और बाद में उनको क्या करेंगे, इधर के लिए भी खींचेंगे, ऐसे इसको इधर भी मिलाएंगे। तो बाद में इसका क्या करेंगे, इसका जो है पूरा सर्कल बना देंगे, एक सर्कल बना देंगे। तो सर्कल बना देंगे तो जो हमारी जो है अक्षांश रेखाएं है वो एक पूरा सर्कल बनाती है। जबकि हम देखेंगे देशांतर रेखाएं पूरा सर्कल नहीं बनाती है, क्योंकि देशांतर रेखाओं से हम जो है समय की गणना करते हैं। तो जब समय की गणना करेंगे तो जो देशांतर रेखाएं हैं, तो देशांतर रेखाएं हम देखते हैं कि यूं आती है, जब जो है ग्लोब पे हम देखते हैं तो यूं आती है, इस प्रकार से ऐसे रहती है। तो जो हिस्सा सूर्य के सामने आएगा उसमें जो है लाइट पड़ेगी, वो जो है वहां पर उजाला होगा, वहां पर दिन होगा, और जो सूर्य के सामने रहेगा उसमें अंधेर होगा। तो मान के चलिए कि इस पृथ्वी के पीछे वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर जब सूर्य की किरणें पड़ रही है तो यहाँ तो इस वाले हिस्से में तो नहीं पड़ेगी। तो इसलिए जो है हमने क्या कर रखे कि इसमें इस प्रकार से जो पूरी रेखा है वो 360 है, जबकि इसमें हमारे क्या कर रखे कि इसमें जो है 90 उत्तरी की तरफ है, 90 जो है दक्षिण की तरफ है, यानी 180 है। और उसको क्या कर रखे कि ये जो है जब ये घूमेगा, पृथ्वी जब घूमेगी तो ये वाला जो रेखा होगी, एक रेखा होगी, तो उस पे वो रेखा जो है घूमते घूमते जो है सूर्य के सामने आती रहेगी, घूम करके। ऐसे मेरे पास कोई गोल वस्तु नहीं है, वो सूर्य के सामने आती रहेगी। लेकिन यहाँ पर इसमें क्या होगा कि यहाँ पर जो है ऐसी कंडीशन नहीं बनेगी, बल्कि एक तरफ जो है अंधेरा होगा, एक तरफ जो है उजाला होगा, और इसमें जो है ये घूम करके सूर्य के सामने आती रहेगी। विषुवत के उत्तर की सभी समांतर रेखाएं, अब आप लोग ध्यान रखना कि ये रेखाएं सारी समांतर है। समांतर मतलब इनके बीच में जो अंतर है वो बराबर है, दो रेखाओं के बीच में अंतर बराबर है, दूरी बराबर है। उत्तर की तरफ जो है दो जो रेखाएं होगी इनके बीच में कहा जा रहा है कि जो है दूरी बराबर है। को उत्तरी अक्षांश, इसको विषुवत के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को, विषुवत जो हमारी 0 डिग्री होगी उसके उत्तर की तरफ सारी जो है जितनी भी रेखाएं जो समांतर मतलब दोनों के बीच में बराबर अंतर होगा, तो इन्हें कहा जा रहा है उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। तथा विषुवत के दक्षिणी स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। तो उत्तर की तरफ जो है उत्तरी अक्षांश हो जाएगा और दक्षिण की तरफ दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा। जैसे जैसे हम विषुवत से दूर जाते हैं
अब कहा यहाँ पे समझाया गया है कि हम विषुवत वृत्त से जैसे जैसे दूर जाते हैं तो दूर जाने में क्या हो जाएगा कि दूर जाते तो अक्षांशों का आकार घटता जाता है। अब अक्षांशों का आकार, जो अक्षांश जो विषुवत वृत्त होगी, ये विषुवत वृत्त, तो विषुवत वृत्त जो है क्योंकि हमने देखा है कि ध्रुवों से जो है ये चपटी है और विषुवत वृत्त पे थोड़ा उभरी हुई है, तो विषुवत वृत्त से यहाँ पर सबसे बड़ा जो है वृत्त बनेगा, सबसे बड़ा जो है सर्कल बनेगा, सबसे बड़ा सर्कल विषुवत वृत्त में बनेगा। तो कहा जा रहा है कि अक्षांशों की ओर जैसे जैसे हम जाते हैं वैसे वैसे इनके जो है आकार, ये सर्कल घटता जाएगा, यानी यहाँ पर जो है सबसे छोटा सर्कल बनेगा, दक्षिण या उत्तर या दक्षिण की तरफ सबसे छोटे सर्कल बनेंगे, और जैसे बीच की तरफ हम आएंगे तो ऐसे ऐसे जो है विषुवत वृत्त की तरफ आएंगे तो सर्कल बढ़ते जाएंगे। तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों से विषुवत वृत्त की तरफ आने पे सर्कल बढ़ते जाएंगे और विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तरफ जाने पे सर्कल घटते जाएंगे। विषुवत वृत्त जो 0 डिग्री है, जिसे जो है हम भूमध्य रेखा कहते हैं, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं हैं। अब कहा जा रहा है कि इसके अतिरिक्त जो विषुवत वृत्त है 0 डिग्री वाला, ये 0 डिग्री वाला, और इसके बाद कहा जा रहा है कि उत्तर ध्रुव 90 डिग्री, तो ये उत्तर ध्रुव जो है ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। यहाँ पे जो है फिर दक्षिण ध्रुव, ये भी जो है यहाँ पर 90 डिग्री। विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गए, 90 डिग्री। दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री, ये दक्षिण ध्रुव, ये 90 डिग्री हो गए। और 90 डिग्री। कहा जा रहा है कि के अतिरिक्त ये जो है हमें विषुवत वृत्त का पता लग गया कि ये 0 डिग्री वाला जो है विषुवत वृत्त है। इसके बाद जो है हमें उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री का पता लगा कि उत्तरी ध्रुव जो है 90 डिग्री पे है, और दक्षिणी ध्रुव जो है 90 डिग्री दक्षिण में है। इसके अतिरिक्त कहा जा रहा है 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं है, ये है कुछ 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, समांतर रेखाएं, जो समांतर रेखाएं उन्हें कहा जा रहा है कि 4 महत्वपूर्ण, यानी हमने देखा कि यहाँ जो है 90 डिग्री उत्तर तक है, 90 डिग्री दक्षिण तक है, तो 90 जो है इस प्रकार 90 रेखाएं हम ऊपर खींचे 90, तो सब कुछ हमें नहीं जानना है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उनकी बात कहा जा रही है कि ये कुछ महत्वपूर्ण है। जो पहली है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, तो उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क रेखा है ये जो है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री कर्क रेखा ये है उत्तरी गोलार्ध में, तो ये हो गए कर्क रेखा। और इसके बाद जो है 23.5 डिग्री इस विषुवत रेखा के दक्षिण में, तो ये 23.5 डिग्री इस जो है विषुवत वृत्त के जो है दक्षिण में, विषुवत वृत्त के उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा। अब ये हमने ऐसा क्यों किया है, 23.5 डिग्री तक ही क्यों लिया है, ये 23.5 तक है, तो 23.5 तक इसलिए लिया है कि सूर्य पूरे वर्ष भर इन्हीं 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिण तक, यानी कर्क रेखा से मकर रेखा तक ही क्या करता है, यहीं पर ही सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, यानी सूर्य जो है दिन के समय उच्चतम बिंदु पे चमकता है, यानी सर पे चमकता है। अन्य यहाँ पर जो है जो इससे नीचे 23.5 डिग्री दक्षिण से 23.5 डिग्री से नीचे दक्षिण की तरफ और 23.5 डिग्री उत्तर से उत्तर की तरफ कभी भी जो है दोपहर में कैसा नहीं चमकता है, सीधा नहीं चमकता है, यानी उच्चतम बिंदु पे नहीं होता है। तो यानी सूर्य जो है इतने पे ही, या तो सूर्य जो है उत्तरार्ध होगा या दक्षिणार्ध होगा, या जो है विषुवत वृत्त पे जो है सीधा चमकेगा, बस यही जो है प्रक्रिया वो चलती रहती है पूरे वर्ष भर।
विषुवत वृत्त के साढ़े, अब यहाँ पे दो देख लिया हमने, एक पे जो है ये कर्क रेखा, एक इसके बाद जो है मकर रेखा, दो, एक जो है विषुवत रेखा, तीन, वैसे हमने विषुवत रेखा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव ये तो देख लेते। उसके बाद कहा जा रहा है कि चार और है, तो चार में से ये दो हमने देख लिए। इसके बाद कहा जा रहा है कि तीसरा, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त है। 66.5 डिग्री उत्तर में, 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त है, उत्तर ध्रुव वृत्त है, जिसे कहा जाता है आर्कटिक वृत्त। ये है आर्कटिक वृत्त, ये वाला वृत्त कहलाते हैं। उत्तर ध्रुव वृत्त को हम कहेंगे आर्कटिक वृत्त। और कहा जा रहा है उत्तर ध्रुव वृत्त है विषुवत वृत्त के, इस विषुवत वृत्त से ही 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री दक्षिण में कहा जा रहा है कि कौन सा वृत्त है, 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त है। ये दक्षिण ध्रुव वृत्त है और इसे कहा जाता है अंटार्कटिक वृत्त। तो ये हो गया अंटार्कटिक वृत्त और ये हो गया आर्कटिक वृत्त। तो इसका आप जो है ध्यान रखना कि ये जो है आर्कटिक वृत्त है, ये अंटार्कटिक वृत्त है। और फिर जो है 90 डिग्री दक्षिण में दक्षिण जो है ध्रुव होगा, यानी यहाँ पर जो है दक्षिणी पोल होगा और इधर जो है उत्तरी पोल होगा, उत्तरी जो है ध्रुव होगा। तो 90 डिग्री पे उत्तर पोल हो गए। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर, सिर के ठीक ऊपर होता है। ध्यान रखना आप लोग कि पृथ्वी के सभी स्थानों पे सूर्य दोपहर में सर पे नहीं चमकता है, बल्कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में किसी न किसी डिग्री पे, अलग अलग दिन जो है अलग अलग डिग्री पे, तो किसी न किसी डिग्री पे जो है सूर्य सर के ऊपर सीधा चमकेगा। ये नहीं कि यहां पर जो है हमेशा जो है नहीं चमकेगा कि विषुवत वृत्त पे हमेशा चमक रहा है, या मकर रेखा पे हमेशा चमक रहा है, कर्क रेखा पे हमेशा चमक रहा है। किसी न किसी दिन जो है किसी इन में ही, इन जो है जो ये अक्षांश है, इन अक्षांशों पे ही सूर्य सर के ऊपर सीधा चमकेगा। अच्छा, अब थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं कि यहां पर इसको बांटा भी गया है कि ये जो है जो ये 23.5 डिग्री जो विषुवत वृत्त है, विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री दक्षिण और विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री उत्तर के बीच का जो क्षेत्र होगा, क्योंकि यहां पर सूर्य सीधा चमकता है किसी न किसी जो है अक्षांश पे, तो यहां पर इसे कहा जा रहा उष्ण कटिबंध। उष्ण मतलब यहां पर हमेशा गर्मी रहती है, वर्ष भर यहां पर जो है गर्मी रहती है। उसके बाद कहा जा रहा है कि इसके बाद जो 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री दक्षिण में सूर्य क्या होता है कि यहां पर जो है सूर्य की किरणें, यहां पर जो है सूर्य किरणें कभी सीधी नहीं पड़ती है, तो यहां पर या यहां पर जो है कभी उच्चतम बिंदु पे नहीं चमकता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, उत्तर की तरफ हो जाएगा उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिण की तरफ हो जाएगा दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। अब शीतोष्ण कटिबंध का मतलब क्या है कि उत्तर ध्रुव में, यहां पर हम देखेंगे तो उत्तर ध्रुव में जो यहां पर है, यहां पर उत्तर ध्रुव है तो उत्तर पोल है, दक्षिण ध्रुव में यहाँ पे दक्षिणी पोल है, तो यहां पर इस क्षेत्र में क्या हो जाएगा कि ए वाला क्षेत्र हो जाएगा शीत कटिबंध, तो उत्तर वाला क्षेत्र हो जाएगा उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिण वाला क्षेत्र हो जाएगा दक्षिणी शीत कटिबंध। तो ये कटिबंध कुछ जो है जोन में हमने, टेम्परेट जोन में हमने इनको बांटा है, तो ये जो है कटिबंध, इसको जो है हिंदी में कहेंगे तो शीत मतलब यहाँ पर हमेशा ठंडा है। अब यहाँ पर हमेशा ठंडा है, तो ये जो है ध्रुव वाला, जो उत्तरी ध्रुव वाला और दक्षिणी ध्रुव वाला, ये कभी जो है
6 महीने में ए वाला हिस्से में जो है, इस हिस्से में 6 महीने तक, इस हिस्से में जो है, एक हिस्से में 6 महीने जो है सूर्य की लाइट पड़ती है। और दूसरे क्योंकि हमारी जो पृथ्वी जो 23.5 डिग्री अक्ष पे झुकी हुई है, उसके हिसाब से उससे हम देखते हैं कि 6 महीने जो है एक ध्रुव पे जो है सूर्य की किरणें पड़ती है और 6 महीने दूसरे पे पड़ती है। तो ध्रुवों पे इसलिए 6 महीने के दिन और रात होती है। तो यहाँ पर यानी सूर्य की किरणें वहां पे नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि शीत कटिबंध, और इधर भी हो गए, दक्षिण में भी शीत कटिबंध हो गए। अब शीत कटिबंध, इधर शीत कटिबंध है और इधर जो है बीच में हम देख रहे हैं कि उष्ण कटिबंध है। तो उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, अब उष्ण और शीत के बीच में कैसे हो जाएगा, शीतोष्ण, यानी यहां पर शीत और उष्ण दोनों है, न यहाँ पे ज्यादा ठंडा है न ज्यादा गर्म है। ऐसे यहां पर भी होगा, उत्तर की तरफ भी यहां पर क्या हो गए, शीत कटिबंध हो गए और इधर हो गए उष्ण कटिबंध। तो यहां पर ये बीच का क्षेत्र क्या हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध। तो 3 कटिबंध महत्वपूर्ण कटिबंध है। वैसे जो है इनको और उसमें भी बांटा जाता है, लेकिन 3 महत्वपूर्ण कटिबंध है। और जब हम ताप और दाब पेटियां देखेंगे तो उसमें हम जो है ये सब समझेंगे। वैसे इसमें जो है क्या और भी जो है जब हम कटिबंध को बांटते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि इसका जो है कुछ क्षेत्र यहाँ से जो है उत्तर ध्रुव की तरफ जो है कुछ क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जो है, जो ये गर्म वाला क्षेत्र और इधर ये जो है शीतोष्ण वाला, तो यहाँ पर एक क्षेत्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उपोष्ण कटिबंध। इस प्रकार से यहाँ पर भी ये हो जाएगा उपोष्ण कटिबंध। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। कहा जा रहा है कि ये जो बीच वाला क्षेत्र है, जहां पर क्या किया जा रहा है कि कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर होता है। सभी अक्षांश में वर्ष में एक बार होगा, लेकिन ध्यान रखना कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पे दोपहर में सूर्य जो है सिर के ऊपर नहीं होगा। ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है, तो ध्रुवों की तरफ हमने देख लिया कि तिरछी होती है। उत्तरी गोलार्ध में यदि हम देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण, क्योंकि उत्तरी ध्रुव में क्या कहा जा रहा कि उत्तरी ध्रुव में जो है जो कर्क रेखा है और कर्क रेखा में उत्तरी ध्रुव वृत्त है, जो आर्कटिक वृत्त है, उनके बीच में कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है न तो तापमान ज्यादा रहता है न जो है कम रहता है। तो और उसी प्रकार दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव के बीच के जो है क्षेत्र में तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें कहा जा रहा शीतोष्ण कटिबंध, शीत उष्ण। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त दक्षिणी ध्रुव। तो वो जो है दक्षिणी गोलार्ध में जो हमने देखा है कि दक्षिण ध्रुव वृत्त, उसे जो है दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज में से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए शीत कटिबंध कहलाते हैं। तो इसको जो है आप समझ लेना कि यहाँ पर जो दक्षिण ध्रुव वृत्त है और यहाँ पे दक्षिण ध्रुव है, इनके बीच में सूर्य कभी जो है यहाँ पर सूर्य किरणें जो है कभी भी सीधी नहीं पड़ती है, इसलिए यहाँ पर बहुत ठंड रहती है और इसे कहा जा रहा शीत जो है कटिबंध। तो यहाँ हमेशा ठंडा रहता है। कभी इससे संबंधित जो है या आने वाली क्लासों में या जो है ये हमने यहाँ पर तो इस प्रकार से पूरा वो ऐसे कोई चित्र नहीं दे रखे, या इसको जो है इन चित्रों के माध्यम से थोड़ा सा समझाने में थोड़ा सी दिक्कत होगी, लेकिन कभी
कोई फल इत्यादि वगैरह कुछ होगा तो उसको मैं वो लेके आऊंगा और उसको जो है काट के दिखाऊंगा किस प्रकार से ये जो है हम उस पे वो माप रहे हैं और किस प्रकार से जो है ये जो डिग्रियों में इसे बांट रहे हैं, तो उसमें आसानी से दिखाया जा सकता है और फिर वो जो है आसानी से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे तो हमने ऐसे रेखाएं वो दिखाई गई, ये तो ठीक है, लेकिन ये किस प्रकार से जो है हमने ऐसे ऐसे गोल पे तो हम जो चांदा नहीं रख सकते हैं और तब जो है नहीं कर सकते, उसके लिए सपाट चाहिए, उसके लिए एक जो है क्या चाहिए, उसके लिए जो है एक अक्ष चाहिए, उसके लिए जो है एक पॉइंट चाहिए जहां से हम उसको मापेंगे। तो किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता होती है। अब कहा जा रहा है कि किसी स्थान को बताने के लिए, किसी स्थान के बारे में हम बता रहे हैं, तो हम जो है देखेंगे कि सिर्फ किसी स्थान की स्थिति को बताना है तो उसके लिए जो है अक्षांश जो रेखाएं थी, जो अक्षांश रेखा कैसी रेखाएं थी, ये ऐसे रेखाएं थी, ये जो है ये वृत्त बन रहे थे। तो इस प्रकार से जो रेखाएं थी, उन रेखाओं के अतिरिक्त कहा जा रहा है कि इन रेखाओं के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता भी होती है। सिर्फ इनसे ही जो है सिर्फ पता नहीं लग सकता है कि हम जो है कहां पर है। ऐसे में तो हमने देख लिया कि उत्तर में है या दक्षिण में है, विषुववृत्त से हम उत्तर में है या उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। लेकिन अब हमें ये तो पता नहीं लगेगा कि हम जो है पूरब की तरफ है, पश्चिम की तरफ या मध्य की तरफ, बीच में है, तो ये जो है कैसे पता लगेगा। तो सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतर यमोत्तर कहते हैं। तो कहा जा रहा है कि यदि हमें सही स्थिति को जानना है तो उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली अब ऐसी भी रेखा हमें खींचनी पड़ेगी जो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ रही है। इस प्रकार से जो है हमें ऐसे रेखाएं खींचनी पड़ेगी और उससे हमें एक निश्चित पता लग जाएगी कि कौन सा जो है स्थान कहां पर पड़ रहा है। तो ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। तो पूर्व से पश्चिम की जो है तरफ अब जब हम देखेंगे कि हमने इतना तो पता लग गया कि ये जो है मान लीजिए हमने 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है उससे हमें पता लगा कि 10 डिग्री उत्तर में है, तो उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन कहां पे 10 डिग्री पे है कोई स्थान या कोई व्यक्ति। अब 10 डिग्री उत्तर में है तो वो जो है अब हम इसे क्या करेंगे कि कुछ जो है इसको भी 2 हिस्सों में बांट देंगे, एक जो है पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में बांटेंगे और कहा जा रहा है कि ये ध्रुवों से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा, ये क्या होगी कि ध्रुवों से जोड़ेगी ये रेखाएं। इस प्रकार से ध्रुवों से जोड़ने वाली पूरब या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। तो पूरब से पश्चिम की तरफ हमें पता लग जाएगा कि जो ये 2 डिग्री है ऐसे में भी इनके बीच में कितनी दूरी है, कहां पर है। कहते तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। तो इनके जो है दूरी को भी देशांतर के अंशों में मापा जाएगा। 2 देशांतरों के बीच में एक अंश का एक जो है डिग्री का जो है अंतर होगा। तो 2 देशांतरों के बीच में, देशांतरों का प्रयोग जो है हम समय वैसे जो है समय को मापने के लिए, जो है समय का निर्धारण करने के लिए इन्हीं रेखाओं का जो है यूज करते हैं। इन्हीं रेखाओं से हमें समय का पता लगता है। तो एक तो समय का और एक जो है स्थान का पता लगेगा कि किस जो है कहां पर है लोकेशन। ध्यान रखना कि इन रेखाओं की में जो दो रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होगी वो विषुवत रेखा पे सबसे ज्यादा होगी। और जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे वैसे वैसे इनकी दूरी घटती जाएगी और ध्रुवों पे आने पे ये रेखाएं क्या होगी, मिल जाएगी। तो विषुवत वृत्त पे सबसे ज्यादा होगी, यानी भूमध्य रेखा पे इनकी जो है सबसे ज्यादा होगी इनकी जो है 2 देशांतरों के बीच की दूरी। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएंगे, सुकड़ जाएंगे, क्लोज होते जाएंगे। प्रत्येक अंश को अब यहां पे कहा जा रहा है कि प्रत्येक अंश को
अब यहाँ पर अंश को, ये जो जो दो अंश है इनको, यानी प्रत्येक डिग्री को कहा जा रहा है कि प्रत्येक डिग्री को क्या किया जाएगा, मिनट में बांटा जाएगा। प्रत्येक डिग्री को, 2 डिग्री को हम जो है मिनट में बांट देंगे। तो जो ये जो है अक्षांश रेखाएं हैं और ये सॉरी देशांतर रेखाएं, तो देशांतर रेखाएं की बात की जा रही है। तो यहां पे कहा जा रहा है कि जो 2 डिग्री है तो प्रत्येक अंश को मिनट में, इन 2 डिग्री जो है, 2 जो देशांतर रेखाएं हैं, तो इनमें जो है 1 डिग्री का अंतर होगा। 2 देशांतरों के बीच में 1 डिग्री का अंतर होगा, 1 डिग्री का अंतर होगा, 1 डिग्री का अंतर होगा। अब ये जो 1 डिग्री है, तो 2 प्रत्येक अंश को जो है इसको क्या किया जाएगा, मिनट में बांट दिया जाएगा। इसको बांटेंगे मिनट में, और तथा मिनट को फिर सेकंड में विभाजित कर दिया जाता है। 1 मिनट में 60 सेकंड हो गए, तो सेकंड में विभाजित किया जाते हैं। ये अर्धवृत्त है। ध्यान रखना कि जो देशांतर रेखाएं हैं ये अर्धवृत्त है, ये पूरा सर्कल नहीं बना रही है। ये ध्रुवों पे आकर के क्या हो जा रहे हैं, ध्रुवों पे आकर के हमने इनको जो है क्या कर दिया, इनको मिला दिया है। ध्रुवों पे आकर के ये जो है मिल गई है, तो ये कहा जा रहा है कि ये अर्धवृत्त है। जबकि जो अक्षांश रेखाएं थी, वो अक्षांश रेखा क्या कर रही थी, एक संपूर्ण सर्कल बना रही थी, पूरा जो है वृत्त बना रही थी, तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। तो इनके बीच की दूरी, 2 देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे घटती जाएगी, और ध्रुवों से कहे, इसका उल्टा कहे तो ध्रुवों से जो है विषुवत रेखा की तरफ आने पे जो है इनकी दूरी बढ़ती जाएगी, एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। ध्रुव पे बिल्कुल शून्य हो जाएगी, ध्रुव पे जो है यहाँ पे दूरी हो जाएगी शून्य, जहां सभी देशांतर यमोत्तर आपस में मिलती है। और यहाँ पे ध्रुवों पे क्या हो जाएंगी, सारी जो है, ये प्रश्न यदि पूछा जाए कि कहां पर ये सब जो है मिलती है आपस में, ये मिलती है ध्रुवों पे। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर यमोत्तर की लंबाई समान होती है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ये अक्षांश समांतर रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं जो हमने देखी थी, ये समांतर रेखाएं थी, तो सभी ये भी समांतर है, लेकिन इनके बीच में क्या है कि ये जो है ध्रुवों पे इनके बीच में दूरी बढ़ती जा रही है, सॉरी घटती जा रही है, और विषुवत रेखा पे बढ़ती जा रही है, लेकिन इनके बीच में क्या है, दूरी समान है। तो अक्षांश रेखाओं में समांतर, ये समांतर थी, अक्षांश रेखाएं समांतर थी। ध्रुवों से भिन्न सभी देशांतर यमोत्तर की लंबाई समान होती है। तो तब सभी देशों ने निश्चित किया कि, अब यहां पर हमने देखा कि जो ये अब सभी देश में कौन देश आएंगे, सारे देश उस समय जो पश्चिमी देश है वैसे ज्यादा करके उन्हीं देशों की बात है। तो यहां पर जो है हम ये समझ गए कि जो अक्षांश जो समांतर रेखाओं से क्या है, ये तो समांतर है, और ये अक्षांश रेखाएं समांतर कहां से है, विषुवत रेखा से, ध्रुवों की तरफ ये जो है समांतर है। इनके बीच में जो है 2 जो रेखाएं हैं उनके बीच में 1 डिग्री का अंतर होगा। तो रेखाओं से सभी देशांतर, जो देशांतर रेखाएं हैं, इनकी लंबाई क्या होगी, समान होगी। तो इनकी लंबाई समान है, सबकी लंबाई, जो देशांतर रेखाएं इनकी लंबाई सबकी समान है। जबकि हमने क्या देखा था, जो है अक्षांश रेखाएं थी उनकी लंबाई घटती जा रही, जैसे ध्रुवों की तरफ जो है लंबाई घटती जा रही थी, लेकिन वो थी कैसी, समांतर थी। समांतर मतलब 1-1 डिग्री के जो है अंतर पे 1-1 रेखाएं थी। जबकि यहां पर क्या हो रहा है कि इनके बीच में
जो देशांतर रेखा के बीच में, जैसे विषुवत रेखा की तरफ हम आ रहे, विषुवत वृत्त में आ रहे, वैसे इनके बीच की दूरी जो है बढ़ रही है। जैसे ध्रुवों की तरफ आ रहे शून्य होती घटती जा रही है, ध्रुवों पे शून्य हो जा रही है। तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखना। तब सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनविच कहा जाता है। ग्रीनविच जो है किताबों में लिखा रहते हैं, तो ग्रीनविच, तो ये जो है एनसीईआरटी में ग्रीनविच लिखा हुआ है, जहां ब्रिटिश राज का वेधशाला खगोलशाला है, और क्या है, ब्रिटेन की राजकीय वेधशाला स्थित है। अब ब्रिटिश राज के वेधशाला से गुजरने वाली यमोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए, इस यमोत्तर को प्रमुख यमोत्तर कहा जाता है। तो ये यमोत्तर मतलब जो है, जो ये अक्षांश देशांतर रेखाएं हैं, इनको कहा जा रहा है कि इन देशांतर रेखाओं में जो ठीक बीच की जो ली गई है, ये कहा जा रहा है कि इसको जो है कहां से लिया जाए। तो सारे देशों ने यह निश्चित किया कि जो ब्रिटिश राज का वेधशाला है वहां से, तो ग्रीनविच शहर है, और उस ग्रीनविच शहर से इसको लिया जाए। और सारे देशों ने ऐसा क्यों लिया निर्णय, क्योंकि निर्णय तो जो है ब्रिटेन लिया, ब्रिटेन का जो है सारी दुनिया पे राज था, तो ब्रिटेन को ही ज्यादा दिक्कत होती है, उनको पता नहीं लगता था कि कहाँ पर क्या समय हो रहा होगा इस समय। तो इसके लिए जो है उनको टाइम कैलकुलेशन थोड़ा दिक्कत रहती थी, और फिर उन्हें बार बार टाइम कैलकुलेशन करना पड़ता। वहां से वो जो है पता लगा वहां दिन है, यहाँ रात हो गई, या कहीं पर जो है समय 4 घंटे आगे, कहीं 6 घंटे आगे। इसलिए इन्होंने क्या किया कि ये अब जो जहां से ये लिया गई है, जो ये जो है रेखा है ब्रिटेन से ली गई है, तो इसे प्राइम मेरिडियन टाइम भी कहते हैं, जीएमटी, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम भी कहते हैं, या अंतरराष्ट्रीय समय रेखा इसे कहते हैं। तो इसे अंतरराष्ट्रीय समय रेखा जीएमटी इसे कहा जाता है। तो यहां से वो क्या गए कि यहां से गिनती करो, पश्चिम की तरफ के लिए जो है समय अलग, और पूर्व की तरफ के लिए जो है समय का अलग किया जाए। तो कैसे किया जाए समय का अलग, जो है कैसे गिनती की जाए कि पूर्व की तरफ कहा गया कि जो है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट कर रही है। तो जो ये पूर्व वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है, यहाँ तो पहले जो है सूर्य आ जा रहा है, ये वाला सूर्य के सामने पहले पड़ रहा है, तो सूर्य के सामने पहले पड़ रहा है, तो यहाँ पर पहले उजाला हो रहा, तो यहाँ पर जो है उजाला हो रहा, तो ये फिर घूमते घूमते फिर ये वाला हिस्सा आएगा इसके सामने, फिर ये वाला हिस्सा आएगा, फिर ऐसे ऐसे करके, और फिर लास्ट वाला ये हिस्सा आएगा। तो यहाँ से कहा गया कि यहाँ का समय, पूरब के समय जो है प्लस में किया जाए, और इधर का समय माइनस में किया जाए, इधर जो है माइनस में कर दिया जाए इस तरफ, और 0 डिग्री रेखा से समय का निर्धारण किया जाए। तो जो 0 डिग्री रेखा जीएमटी है, जिसे अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है, जिसे जो है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम रेखा कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन रेखा कहा जाता है। तो यहां से जो है समय का निर्धारण किया जाए। इसका मान 0 देशांतर है। अब इसे कहा गया कि ये 0 देशांतर है, तथा यहां से हम 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम गणना करते हैं। यहीं से हम जो है 180 डिग्री जो है पूरब की तरफ और 180 डिग्री पश्चिम की तरफ। तो ध्यान रखना कि जो ये रेखाएं हैं, ये रेखाएं जो है टोटल कितनी हैं, तो ये रेखाएं हैं यहां से जो है 360 पूरब और 180 पूरब की तरफ और 180 पश्चिम की तरफ। अब कहीं आप लोगों को ऐसा कंफ्यूजन हो ये 360 ही है, कहीं ऐसा कंफ्यूजन हो कि एक 0 डिग्री वाली भी है, ये कंफ्यूजन हो कि एक 0 डिग्री वाली भी है। तो 0 डिग्री वाली जो है, कहीं पता लगा कि आपने कहा कि एक माइनस कर दो और 359 कर दो, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है कि जहां पर यहां से जब हम गिनती इधर के लिए करेंगे तो 1 2 3 4, और यहाँ पे जब जो है हम 180 पे पहुंचेंगे और यहाँ पर भी 180 पे पहुंचेंगे, तो जो 180 वाली रेखा है वो इधर से जाएंगे उधर से जाएंगे तो एक ही है, एक ही पे जो है 180, तो 180 एक ही है, तो वो जो है क्या हो जाएगी कि 2 बार उसकी गिनती नहीं होगी, वो एक ही है। उसी पे यहां से भी 180 पहुंचेंगे, यहां से भी 180 पहुंचेंगे, तो वही वाली है। तो इसलिए जो है एक, यदि हम इसको एक प्लस कर देंगे, ये 0 डिग्री वाले को एक प्लस कर देंगे, 360 प्लस 1, तो उसको भी एक माइनस करना पड़ेगा, इसलिए जो है 360 ही आएंगे। अब करते हैं टाइम की जो है कैलकुलेशन।
कि कैसे जो है टाइम की कैलकुलेशन ये कह रहे हैं कि हम जो है प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकंड में विभाजित करते हैं। और इस प्रकार से इन्होंने क्या कर दिया है कि टाइम को जो है बांट दिया कि टाइम जो है कहां पर क्या समय हो रहा होगा। ये हम जो है लंदन जो ग्रीनविच ये प्रमुख यमोत्तर रेखा है, तो प्रमुख यमोत्तर रेखा से हम क्या करेंगे, यहीं से जो है विभाजन करेंगे, जिसे हमने कहा अंतरराष्ट्रीय जो है समय रेखा या जो है ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम रेखा जीएमटी जिसे हम कहते हैं। तो ये है 0 डिग्री। अब 0 डिग्री यहां पर कहा जा रहा है प्रमुख यमोत्तर तथा 180 डिग्री यमोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में। अब यहाँ इसके ठीक इसके पीछे जहां पे 0 डिग्री है, इसके ठीक पीछे वाली जो लाइन है वो 180 वाली है। तो इधर से भी जो है गिनेंगे तो वहां पर 180 पहुंचेंगे, इधर से गिनेंगे 180 पहुंचेंगे। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो है दो समान भागों में यह क्या कर देती है कि दो हिस्सों में बांट देती है। एक हो जाता है पूर्वी गोलार्ध और दूसरा हो जाता है पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूरब तथा और 180 डिग्री पश्चिम यमोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। एक स्पष्ट कर दिया गया है कि 180 डिग्री पूरब वाला और 180 डिग्री पश्चिम वाला ये दोनों एक ही रेखा पे, ये अलग अलग नहीं है, दो नहीं है। अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर, जो ये अक्षांश है ये समांतर है, ये समांतर, इनके बीच में समान अंतर है। बेशक जो है जैसे जैसे ध्रुवों पे जाएंगे सर्कल छोटा होता जाएगा। तो ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखा एवं देशांतर यमोत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखें। तो यहाँ पर ये जो है ग्रिड बन गई है। एक ग्रिड कैसी बन गई है कि एक जो है हमने ऐसी और लाइन खींच ली है, फिर ऐसी लाइन खींच ली और एक क्या बन गई, एक ग्रिड बन गया। ये एक ग्रिड बन गया, ये इस प्रकार से एक ग्रिड बन गया, ये जो है एक ग्रिड बन गए। तो इस प्रकार से एक ग्रिड बन गए। अब हमने जो है क्या कर दिया, ये जो है यहां से भी पता लग जाएगा कि जो है किस डिग्री पे पूर्वी देशांतर पे है, पश्चिमी देशांतर पे, उत्तर की तरफ है, दक्षिणी तरफ है। अब हमें ये जो है पता लग जाएगा कि कहां पर है, क्या जो है किसी स्थान के बारे में या किसी की स्थिति के बारे में जानना है। यहां पर जो है ये समझाया गया है, पूरा विश्व का मानचित्र को यहाँ पर दिया गया है और इसमें जो है बताया गया है कि ये देखो यहाँ पर जो है ये ग्रीनविच यहाँ पे है और यहाँ से कहा जा रहा है ये ग्रीनविच, ये वाली लाइन ग्रीनविच वाली है, इंग्लैंड से होकर के गुजर रही है। ये वाली इस प्रकार से दिखाई गई है और ये कहा जा रहा है कि इधर के लिए समय कैसे होगा। हमने क्या कर दिया, +1 +2 +3 +4 +7 8 9 10 11 और जो है और आगे इसमें आएगा 12, ये 12 तक जो है यहाँ पर दिखाया गया। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या दिखाया गया, तो 12 वाले ये जो है ये भी यहाँ आगे ऐसे जब इसको मिला देंगे तो ये जो है 12, इधर जो है इसके लिए इधर -1 2 3 4 ऐसे जो है 12 तक हमने 12, तो 12 यानी 24 घंटे हो जाते हैं। तो 12 24 घंटे हो जाते हैं। ये जो पूरा पृथ्वी जो पूरी है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री जो ये जो घूमती है ये 24 घंटे में 360 डिग्री पूरा घूम जाती है। अब पूरब की तरफ का जो है प्लस के लिए दिखाया गया, पश्चिम की तरफ के लिए माइनस में दिखाया गया। और यहां पर क्या दिखाया गया है कि यहां से जो है जहां पर +12 हो चुका है, जहां पर और जहां पर -12 हो गए, वहीं से हमने एक क्या खींची है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा खींची है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, तिथि यानी दिवस दिन और यहां पर है समय। तो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा अलग है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा अलग है। अंतरराष्ट्रीय समय जो रेखा है इसको हम देख रहे हैं एक सीधी लाइन से जो है गुजर रही है समय रेखा। ये समय रेखा एक देश के पास जो है कई टाइम जोन हो सकते हैं और हमने इसको क्या कर दिया है, 24 टाइम जोन में बांट दिया है। पूरा ध्यान रखना आप लोगों के, कितने टाइम जोन में बांट दिया है, 24, 1 घंटे का एक टाइम जोन बना दिया।
तो इस प्रकार से 24 टाइम जोन में बांट दिया है। जबकि हम देखेंगे कि जो तिथि रेखा है ये क्या है, कहीं तो ये सीधी, कहीं से जो है ऐसे गुजर रही है, तो ये जो है सीधी लाइन नहीं है। ये सीधी लाइन इसलिए नहीं है कि जहां से तो ये समुद्र से होकर के गुजर रही है, वहां तो इसको जो है हमने सीधा कर दिया है, और जहां से ये क्या हो रहा है कि ये जो है हमने इसको कहीं घुमा दिया है। तो इसका मतलब है कि कहीं एक देश कहीं पे पड़ रहा है और उसका ही क्षेत्र कहीं पर है। तो एक ही देश का या कोई एक द्वीप है और उसका जो है पूरे क्षेत्र में, और वहां से हम उसे सीधा खींच जा रहे हैं, तो क्या हम जो है एक गांव या कोई जो है एक क्षेत्र, एक जिला या एक जो है कोई बड़ा कस्बा है, वहां के टाइम को दो हिस्सों में तो नहीं बांट सकते हैं। वहां के टाइम को, सॉरी, दिन को, कि यहाँ पर जो है 4 तारीख हो गई, यहाँ पे 5 तारीख हो गई है, ऐसा तो इसे बांट नहीं सकते हैं। तो इसलिए क्या कर दिया है कि उसको जो है वहां से इस रेखा को घुमाए गए हैं। और इसमें इस तरफ के लिए दिन बढ़ जाएगा, 1-2 जो है यहां पर मान के चले कि आज जो है तारीख है, आज 3 तारीख है, तो आज इधर जो है 3 तारीख हो जाएगी, इधर प्लस में है, इधर 3 तारीख हो। लेकिन इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ के लिए जो है इस तरफ के लिए जो है रहेगी माइनस में, इधर जो है 2 तारीख की होगी। तो ये आप लोग जो है इसका ध्यान रखना। अब रूस में यहाँ पे आप देखेंगे तो रूस में जो है यहाँ पर 12 टाइम जोन में यहाँ पर बांटा गया है। रूस इतना बड़ा देश है कि इसको जो है 12 टाइम जोन में बांटा गया। इसमें जो है विभिन्न देशों की जो है टाइम जोन यहाँ पे वो दिखाए गए कि किसको कितने टाइम जोन में बांटा गया है। तो बहुत देशों जो है बहुत सारे टाइम जोन, जब वहां पे जो है उसका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, तो समय के जो है गिनती या उसमें दिक्कत नहीं, तो बहुत सारे टाइम जोन में, लेकिन हमारे देश को एक ही टाइम जोन। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। यदि आपको जो है स्थान उसकी जो है देशांतर और अक्षांश की सही जानकारी हो गई तो आप आसानी से लगा सकते हैं। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। अभी इसके जो है कहा जा रहा है कि पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति के आधार पर, हमने कल भी देखा था कि हमारे जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं वो अभी भी तारों को देखते हैं, उससे जो है उन्हें दिशा का पता भी लग जाता है और समय का पता लग जाता है। जो है हम सूर्य को देख करके भी पता लगा देते हैं कि अभी जो है दोपहर हो चुका है, अभी सुबह है, अभी शाम है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से भी लगाया जा सकता है। और जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सबसे लंबी, तो परछाई जो हमारी बनती है सूर्य उदय के समय, सूर्यास्त के समय सबसे लंबी बनती है, और दोपहर में सब। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यमोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यमोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। तो जो हमने जो है अंतरराष्ट्रीय जो है समय रेखा देखी थी, तो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा में ये कहा जा रहा है कि जहां जहां से वो गुजर रही है, तो वहां से सभी स्थानों पे जहां जहां से गुजर रही है सभी जगहों पे दोपहर होगा। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, वो स्थान जो ग्रीनिच के पूरब में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में उनका समय पीछे होगा। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। ये हमने देख लिया है कि 360 डिग्री जो है घूम जाती है। और ये हमने जो है ये भी ध्यान रखना आप लोग कि जो हमने सारे टाइम जोन जो बांटे हैं, कितने टाइम जोन में बांटे, तो 24 घंटे के जो है 24 टाइम जोन, 1 घंटे के एक टाइम जोन बनाए हैं, तो 24 टाइम जोन में हमने पूरी जो पृथ्वी हमारी पूरी है उसको 24 टाइम जोन में बांटा है।
अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। अब कहा जा रहा है कि ये जो है 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो 1 घंटे में जो है 15 डिग्री कैसे घूमेगी कि 360 डिग्री ये पूरा घूम रही है 24 घंटे में, 360 डिग्री, और ये घूम रही है 24 घंटे में। अब हमें पता करना है कि 1 घंटे में कितना घूम रही है। 24 घंटे का हमें पता लगा 360 डिग्री घूम रही है, और 1 घंटे में कितना घूम रहे, तो हम 24 से इसमें भाग दे देंगे, 24 से भाग दे देंगे। तो 24 से भाग देने पे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। तो 1 घंटे में जो है ये घूम रही है 15 डिग्री। 1 घंटे में हमें पता लगेगा 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही है। अब 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि 15 डिग्री को घूमने में इसको जो है 1 घंटा लग रहा है। 15 डिग्री को घूमने में इसको, पृथ्वी को 1 घंटा लग रहा है। तो 15 डिग्री को घूमने में 1 घंटा लग रहा है, तो हम एक वो देखेंगे कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 60 मिनट। तो 1 घंटे में जो है 60 मिनट हो गए। 15 डिग्री घूमने में एक जो है घंटा लगा, और 1 घंटे बराबर जो है यानी 60 मिनट है। तो अब 60 मिनट जो हमारे पास आया है, तो हम ये देखेंगे कि 1 डिग्री को घूमने में कितने मिनट लग रहे हैं। 1 डिग्री यदि घूम रहे 15 में, तो हमें पता लगे कि 1 घंटा लग रहा है, यानी 60 मिनट लग रहे हैं। अब 1 डिग्री को घूमने में कितना लग रहा है, तो हम क्या कर देंगे इसमें कि ये 60 है और 15 से इसमें भाग दे देंगे, यानी 15 डिग्री को जो है घूमने में 60 मिनट लग रहे हैं। तो 1 डिग्री को घूमने में कितना लग रहा है, तो 15 चौको 60, तो 4 मिनट इसको लग रहे हैं। 1 डिग्री को घूमने में लग रहे 4 मिनट। अब 1 डिग्री को घूमने में 4 मिनट लग रहे हैं, यानी अब हमें ये पता लग गया कि जो 2 डिग्री है, 2 डिग्री देशांतर रेखाएं, इनके बीच में 4 मिनट का अंतर होगा। यहां पर अब ये कुछ रेखा यहां पर खींच लेते हैं, ऐसे ही जो है समझने के लिए कुछ रेखाएं खींच लेते हैं। यहां पर मान लीजिए हमने कहा है कि ये 0 डिग्री जो है रेखा जो है, जहां से ग्रीनविच समय जो हमने हमारा है, जो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है, ये यहां से, अब यहां से हम देखें कि 1 डिग्री ये है, 1 डिग्री ये, एक ये है, एक ये है, इधर भी ये है, इस प्रकार से। अब यहां से यदि हम देखें कि यहां से हमने कहा कि 1 डिग्री, यहां पर जो है पता लग रहा है, यहां पर जो है इस जो है 0 डिग्री पे 10 बज रहा है, 10 बज रहा, सुबह का 10 बज रहा है। तो हमने देखा कि 1 डिग्री यहां पर पूरब की तरफ समय प्लस में होगा, पश्चिम की तरफ माइनस में होगा। तो यहां पर कितने होंगे, यहां पर तो 4 जो है मिनट और जोड़ देंगे, क्योंकि प्लस में है। तो यहां पर सूर्य पहले आया है, तो यहां पर जो है कितना हो जाएगा, 10:04 हो जाएंगे। और यहां पर पश्चिम की तरफ देखेंगे तो पश्चिम में कितना हो जाएगा, तो यहां जो है माइनस में था, तो 4 मिनट कम हो जाएंगे 10 बज से, तो यानी 9:56 होंगे। अब इस प्रकार से हम किसी भी स्थान का समय का पता लगा सकते हैं। हमें यह पता होना चाहिए कि किस डिग्री पे हमें जो है देखना है, और हमें ये वो पता होना चाहिए कि ये जो है 0 डिग्री से पूरब में है, या जो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है, ग्रीनविच टाइम लाइन है, यहां से वो स्थान पूरब में है या पश्चिम में है, और किस डिग्री पे है, हमें आसानी से इसका पता। बार बार जो है प्रश्न आता है कि यदि लंदन में 12 बज रही हो दिन की, तो उस समय, और एक ही वो रहता है कि हमारा जो है समय 5.5 घंटे आगे है भारत का, तो 5.5 यानी यहाँ पर शाम के 5:30 बज रहे होंगे। तो लंदन से हमारा जो हमने जो भारत का जो है समय लिया है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो है 82.5 डिग्री पूरब में, 82.5 डिग्री पूरब में। साढ़े 82 डिग्री पूरब में।
अब 82.5 डिग्री पूरब में, तो पूरब का समय हमें पता है कि प्लस में हो जाएगा, प्लस में होगा। तो प्लस जो है 2 डिग्री के बीच में जो है डिफरेंस 4 मिनट का है, तो 82 डिग्री का जो है डिफरेंस हम देख लेते, आधा डिग्री का जो है पता है 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, आधा डिग्री बराबर 2 मिनट। तो आधा डिग्री तो ये आ जाएगा, यह जो है वो कर भी सकते 82.5 इंटू जो है 4, या सीधे 82 इंटू 4 कर दिया। तो 4 दूनी 8 और 8 चको 32, और 2 जो है यहाँ से 2 मिनट का, यहाँ से तो 32 प्लस 2 और हो गए, तो 330 मिनट हो गए। अब 330 मिनट को घंटे में बांटोगे, तो यदि इसको 330 को घंटे में बांटोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 घंटे, क्योंकि 1 घंटे बराबर जो है 60 मिनट हो गए। तो यहाँ पे 60 मिनट से इसको जो है डिवाइड कर दोगे तो 5 घंटा, वो 5.5 घंटे, यानी 5 घंटे 5.5 आ जाएगा, यानी 5 घंटा 30 मिनट। तो ये हो जाएगा प्लस में। इसी प्रकार से पश्चिम की तरफ देखोगे यहाँ से, तो वो हो जाएगा माइनस में। अब हमें यही याद नहीं रखना है कि हमारा इतना आगे है या पीछे है। यदि इस डिग्री पे न दिया जाए, कोई दूसरी डिग्री पे दिया जाए, उसमें कितना समय हो रहा होगा, तो वहां पर हमें क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तो ग्रीनविच से 15 डिग्री पूरब में, अब 15 डिग्री पूरब में यहाँ पर बज रहे 12 जो ग्रीनविच का समय है, और हम कह रहे हैं 15 डिग्री पूरब में, 15 डिग्री पूरब में, 15 डिग्री पूरब में समय कितना हो जाएगा, तो 15 गुणा गए 4, 1 डिग्री बराबर 4, 15 चक्कू 60, यानी 1 घंटा आगे होगा। यहाँ पर जो है यदि 12 बज रहा है, तो यहाँ पर कितना बज गया होगा, यहाँ पर बज गया होगा 1, दिन के 1 बज गए होगा। और यदि जो है कहा जाए कि यहाँ पर पश्चिम में 15 डिग्री पश्चिम में कितना होगा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, उस वही जो है यही फॉर्मूला लगाएंगे 60 मिनट का, यानी 1 घंटा आ जाएगा। तो 1 घंटे यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो है यदि 12 बज रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अभी 11 बज रहा होगा, यहाँ का समय जो है 11 बज रहा होगा। तो यहाँ दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में क्या हो जाएगा, 11 बज रहा होगा। इसी प्रकार जब ग्रीनविच और दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। तो यदि हम 180 डिग्री पे देखेंगे, तो 180 डिग्री यानी जो ये 0 डिग्री है, इसके ही ठीक पीछे की तरफ जो है गोले के जो है गोलार्ध में देखेंगे, तो वहां पर दिखेगा कि ठीक इसके विपरीत पीछे की तरफ के लिए जो लाइन होगी 180 डिग्री होगी, वहां पर ठीक जो है मध्य रात्रि, यहाँ पर ठीक जो है 12 बज रहे दिन की, वहां पर ठीक जो है 12 बजे रात की। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते। तो कोई भी स्थान जो हमारे पूर्वज जिसको जो है वो टाइम को जो है पता लगाते थे, तो कहा जा रहा है कि कोई भी स्थान का समय यदि वहां पर सूर्य जो है सर के ऊपर है, तो समझो कि दोपहर का 12 बज रहा है। अब हम मानक समय क्यों लेते हैं, तो जब वो जो है समय ले रखा था हमने, एक जो है अंतरराष्ट्रीय समय ले रखा था, तो अब मानक समय क्यों लेते हैं कि जो है कोई ऐसा मानक समय, तो हम जो है अपने स्थानीय आवश्यकता सुविधा के हिसाब से कहा जा रहा है हम मानक समय लेते हैं। तो भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में 1 घंटे 45 मिनट का अंतर है। तो कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि यहाँ इसके बीच में कितने का अंतर है, तो असम और गुजरात की बात की जा रही है। असम में जो है, गुजरात में कहा जा रहा है कि गुजरात के द्वारका में और असम के डिब्रूगढ़ में, और बहुत बार जो है कंफ्यूज हो जाते हैं परीक्षार्थी। तो इसके स्थानीय समय में क्या अंतर, तो कहा जा रहा है कि 1 घंटा 45 मिनट का है। तो 1 घंटा 45 मिनट का कैसे कि वो जो है वहां से जो देशांतरित, इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर के गुजरने वाली किसी यमोत्तर स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। तो अब यह है कि जब यहाँ पर 2 घंटे का अंतर है, 2.25 घंटे का अंतर है, और जो है हम सीधे पूर्व हिस्से और पश्चिम हिस्से को देखेंगे, तो भारत के, तो इसके भारत जो है कहाँ पर पड़ता है, तो भारत यदि हम गोलार्ध के हिसाब से देखेंगे, तो जो गोलार्ध है, जैसे हमने जो है गोलार्ध मतलब गोले का आधा हिस्सा, तो हम देखें उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में, तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, इस वाले हिस्से में है, इस वाले हिस्से में है। अब इस हिस्से वाले हिस्से में यदि हम देखेंगे, तो ये जो है भारत फिर इस वाले हिस्से में
पूरब की तरफ है या पश्चिम की तरफ है, तो भारत जो है ये उत्तर के गोलार्ध हो गए, और भारत हो गए फिर जो है, यदि पूर्व और पश्चिम में देखें तो भारत है पूर्वी गोलार्ध में, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है भारत, पूर्ण रूप से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अब उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में यहां से जो ये देशांतर और अक्षांश रेखा है, इनके माध्यम से हम ये जो है पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे, तो 23.5 डिग्री जो जा रही, तो भारत की लोकेशन कहाँ है, तो भारत की लोकेशन जो है यदि हम देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के, और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है इसकी लोकेशन, और दक्षिण जो है पूर्वी अक्षांश, पूर्वी जो है देशांतर में देखें, देशांतर रेखाओं के हिसाब से देखें तो 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है। 57 डिग्री 2.5 मिनट तक जो है भारत का विस्तार है। तो इस यमोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई जो है वहां से हमने कोई स्थानीय समय लिया है, और उसे कहा जा रहा है कि उसको क्या कहा जाता है, पूरे देश का जो है स्थानीय समय उसे कहा जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी 82.5 डिग्री पूरब को मानक यमोत्तर कहा जा रहा है। तो ध्यान रखना कि 82.5 डिग्री पूरब हमेशा, क्योंकि भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में, तो हमेशा जो है पूरब, कहीं पर भी देखेंगे आप तो 68 डिग्री पूरब, तो 68 डिग्री पूरब से 97 डिग्री पूरब तक, तो पूर्वी गोलार्ध में। तो ये हमने क्या किया है कि 68 से 97 जो है, 97 से 68 घटाओगे तो लगभग जो है क्या आ जाता है, 29 पॉइंट कुछ आ जाता है, यानी 30 आ जाता है। तो 30 जो है यदि इसका जो है क्या करेंगे, 2 हिस्से में करेंगे, तो यानी ये आ जाएगा 15, तो 15 आ जाएगा। अब यहां से जो है 15 डिग्री, यहां से हम 15 डिग्री आगे चलेंगे, और यहां से भी हम 15 डिग्री इधर के लिए आएंगे, पीछे के लिए आएंगे। तो यहां पर जो ठीक बीच का होगा, वहां पर जो है क्या ले लिया हमने उसको, उसका जो है हमने अपना स्थानीय समय उसे ले लिया है। अब एक कह रहा है कि यहाँ पर जो है इतना बज रहा है, यहाँ पर जो है 2 घंटे का अंतर है। तो जब हमने देखा कि यहाँ पर 30 डिग्री है, यहाँ पर जैसे एक घंटा 45 मिनट गए, तो हमने देखा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री जो है 30 डिग्री बराबर हम देखेंगे कितना समय का अंतर आ रहा है, तो 30 डिग्री 30 गुणा गया 4, तो 4 × 12 120, तो 120 का मतलब कि 2 घंटे का अंतर आ रहा है। तो 2 घंटे का अंतर आ रहा है, तो पूरब के समय में और पश्चिम के समय में 2 घंटे का अंतर आ रहा है, और इसलिए हमने ठीक जो है बीचों बीच के जो है समय लिया है, जो ये जो है IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये जो है कई बार इसमें पूछा जाता है कि कहाँ से, तो कहीं किताबों में नहीं रहता है, और जो नई किताबें हैं उनमें जो है ध्यान नहीं आ रहा क्या नाम दिया रहता है, इलाहाबाद से ही वो स्थान है, लेकिन जैसे मुझे ध्यान आएगा मैं बता दूंगा, पिछली वीडियो में मेरे है वो, तो लेकिन नहीं भी, लेकिन अब जो है दूसरे स्थान दिया रहते हैं। तो भारत ग्रीनविच के 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है, तथा यहाँ समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कुछ देशों का देशांतर विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहां के 1 से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाए गए हैं। पृथ्वी को एक घंटे केवल 24 मानक समय में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री, तो ये रूस का कहा जा रहा है कि 11 मानक समय, वहां पे शायद मैंने 12 कहा होगा, तो उसे जो है वो कर देना सही, 11 मानक समय में। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र को 15 डिग्री देशांतर के क्षेत्र में को घेरता है। तो प्रत्येक समय क्षेत्र जो है
वो कितने को घेरते हैं, 15 डिग्री देशांतर, यानी एक समय क्षेत्र मतलब 1 घंटे का है, तो 1 घंटे में जो है कितनी आ जाएगा, 15 डिग्री। तो 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। इस प्रकार से ये क्लास आज जो है खत्म होती है। कहीं पर भी किसी को जो है इसमें दिक्कत आती है तो आप लोग जो है वो लिखे, कमेंट में लिखे, और कहीं समय निकालने पे या जो है ये देशन आगे, ये अभी क्लास 6 की है, आगे जैसी बड़ी क्लासों में तो हम जो है उसके स्टैंडर्ड, बड़े स्टैंडर्ड के उस हिसाब से देखेंगे। और यदि इसके स्टैंडर्ड में भी कुछ जो है और सुधार करना है तो आप लोग को कमेंट कीजिए, और आप लोग जो है इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।